का एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं आरपी यादव और बात कर रहे हैं पोषक तत्वों की। जी हाँ दोस्तों, अपन ने मृदा विज्ञान जो सीरीज है उसमें कंप्लीटली जो भी आपके इंपॉर्टेंट टॉपिक्स थे कृषि प्रवेशक से रिलेटेड वो सारे टॉपिक डिस्कस किए हैं। तो आज के इस लेक्चर में बात करने वाले हैं पोषक तत्वों के बारे में। तो सबसे पहले बात करते हैं पोषक तत्व क्या होते हैं और कौन कौन से पोषक तत्वों को पौधे के लिए आवश्यकता महसूस की जाती है। तो चलिए सबसे पहले बात करते हैं डियर स्टूडेंट पोषक तत्व। देखिए पोषक तत्व की बात कर रहे हैं डियर, पोषक तत्व की बात कर रहे हैं और यहां पे आपको ये पता होना चाहिए कि पोषक तत्व किसको बोलते हैं। तो सिंपली अगर बात करते हैं पौधों का जो शरीर होता है, पौधों का शरीर लगभग 90 पोषक तत्वों से मिलकर बना होता है। ठीक है, तो अगर अपन बात करते हैं यहां पे पोषक तत्वों की, अगर बात करते हैं पोषक तत्वों की, तो पादप का जो शरीर है उस शरीर में लगभग 90 प्रकार के तत्व पाए जाते हैं जब आप उसकी राख की स्टडी करते हैं। ये सारे के सारे पोषक तत्व जो है डियर स्टूडेंट ये कहां है, पौधे की राख में पाए जाते हैं। कहां पाए जाएंगे, पौधे की राख में, पौधे की राख में उपस्थित होते हैं। ठीक है, तो ये कह सकते हैं कि पौधे का जो शरीर है वो आपके अलग अलग तत्वों से मिलकर बना हुआ होता है और ये तत्व आपके कितने होते हैं, 90। ठीक है, लेकिन ये सभी आवश्यक नहीं होते हैं, यानी कि अगर इनकी आवश्यकता की बात करें तो सभी आवश्यक नहीं, सभी आवश्यक नहीं होते हैं। तो अगर इनमें बात करें कि ये 90 प्रकार के जो पोषक तत्व है डियर स्टूडेंट, ये 90 आपके पोषक तत्व है, इनमें से कौन से आवश्यक होते हैं, इनकी अगर बात करें तो इसके लिए आपके काफी ज्यादा बहस हुई और कई वैज्ञानिक जो है उन्होंने ये बताया कि ये पोषक तत्व आपके आवश्यक है तो ये आपके आवश्यक नहीं है। तो इन 90 में से अगर इनकी बात करें, कुल जो 90 पोषक तत्व है इनमें से कौन सा आवश्यक माना जाए और कौन सा आवश्यक नहीं माना जाए, इसके लिए आपकी जो 2 साइंटिस्ट थे उन्होंने एक कसौटी प्रस्तुत की। उनका नाम था आर्नन और स्टाउट। इन्होंने जो है इस पे रिसर्च किया और उन्होंने बताया कि ये सारे के सारे आवश्यक नहीं होते हैं। ये 90 प्रकार के जो पोषक तत्व होते हैं ये सारे आवश्यक नहीं होते हैं, इनमें से कुछ ही क्या होते हैं, आवश्यक होते हैं। तो ये सबसे पहले किसने बताया, आर्नन और स्टाउट ने। और उन्होंने एक चीज प्रस्तुत की जिसको बोलते हैं आवश्यक पोषक तत्वों की अनिवार्यता की कसौटी। ठीक है, आप देखो यहां बात कर रहे हैं, उन्होंने एक बात बताई कि जो भी आपके पोषक तत्व 90 हैं इनमें से कुछ ही क्या होंगे, आपके आवश्यक होंगे और उनको समझाने के लिए एक कसौटी प्रस्तुत की जिनका नाम रखा गया आवश्यक पोषक तत्वों की अनिवार्यता की कसौटी। पोषक तत्वों की अनिवार्यता की कसौटी। और इसमें अगर बात करते हैं, ये कसौटी सबसे पहले प्रस्तुत की आर्नन और स्टाउट ने 1939 में ये कसौटी प्रस्तुत की गई और इस कसौटी में यह बताया गया कि आपके जो पोषक तत्व, कुल 90 पोषक तत्व हैं, इनमें से कुछ ही आपके आवश्यक पोषक तत्वों के नाम से जाने जाते हैं और इनका आवश्यक होने के लिए उनको 3 स्टेज से गुजरना पड़ेगा या 3 शर्तों को मानना पड़ेगा। तो अब बात करते हैं कि ये आपके आवश्यक पोषक तत्वों की अनिवार्यता क्या थी। देखो यहां बात कर रहे हैं आवश्यक पोषक तत्वों की अनिवार्यता। आवश्यक
पोषक तत्वों की अनिवार्यता की कसौटी। देखो यहां कसौटी जो है प्रस्तुत करने वाले पोषक तत्वों की आवश्यकता की कसौटी, अनिवार्यता की कसौटी, और इसको प्रस्तुत करने वाले जो वैज्ञानिक थे वो मैंने आपको बता दिया है कि आर्नन एवं स्टाउट ने 1939 में प्रस्तुत की। ठीक है। पोषक तत्वों की जो अनिवार्यता कसौटी है 1939 में आपके आर्नन और स्टाउट द्वारा प्रस्तुत की गई, और इसको पुनः परिभाषित आर्नन ने 1954 में। ठीक है। अब देखो यहां बात करते हैं, ये आप बात कर रहे हैं कि आवश्यक पोषक तत्वों की अनिवार्यता की एक कसौटी प्रस्तुत की गई, और कसौटी क्या थी? कुछ आपके जो शर्तें हैं, ये शर्तों को मानने के लिए कि ये शर्तें मानने वाले पोषक तत्वों को ही आवश्यक कहा जाएगा। तो इस प्रकार से अगर बात करते हैं तो ये आपकी आवश्यकता की जो कसौटी है वो प्रस्तुत की गई। सबसे पहले आपके आर्नन और स्टाउट ने मिलकर कार्य किया, और ये 1939 में ये कार्य पूर्ण किया गया। ठीक है। लेकिन कुछ कमियां रही होगी, कुछ कमी चीज को रिवाइज किया, उन्होंने जो कमियां रही उन कमियों के बारे में बताया कि इसकी ये सारी कमियां आपको क्लियर करते हुए अब आप आवश्यक पोषक तत्वों की जो कसौटी है उसको अच्छे से समझ सकते हैं। तो ये कसौटी क्या थी? ये कसौटी क्या थी? ये आप बोल सकते हैं कि जिस प्रकार से एग्जाम में क्या होता है, प्री होता है, ठीक है, उसके बाद में क्या होता है, मेंस होता है, और उसके बाद में क्या होता है, इंटरव्यू। ठीक है। उसी प्रकार से यहां पे भी तीन शर्तें रखी गई, यहां पे भी तीन शर्तें रखी गई, पहली, दूसरी और तीसरी। इन तीन शर्तों को मानने वाला, यहां पे याद रखेंगे, तीन शर्तों को मानने वाला, तीन शर्तों को मानने वाला, तीन शर्तों को मानने वाला पोषक तत्व क्या कहलाएगा? यहां पे याद रखेंगे, आवश्यक कहलाएगा, आवश्यक कहलाएगा। ये पता चलना चाहिए आपको। उन्होंने बताया कि ये तीन शर्तें, वो तीन शर्तों को अब डिटेल में देखेंगे कौन कौन सी तीन शर्तें थी। यहां पे समझना है कि सबसे पहले पोषक तत्वों की अनिवार्यता की आवश्यकता क्यों पड़ी कसौटी की? क्योंकि 90 पोषक तत्व थे। टोटल कितने थे? 90 पोषक तत्व थे, सारे के सारे आवश्यक नहीं है, यानी कि पौधे की वृद्धि और विकास में इन सभी की आवश्यकता नहीं होती है। पौधे के वृद्धि और विकास में इन सभी की आवश्यकता नहीं होते हैं, उनमें से कुछ ही अपना महत्वपूर्ण योगदान देते हैं। तो इनको कैसे छांटा जाए? सभी जिद कर रहे थे कि मैं भी हूं इंपॉर्टेंट, मैं भी इंपॉर्टेंट हूं, मैं भी इंपॉर्टेंट हूं, तो किसको बाहर निकाला जाए और किसको अंदर सेलेक्ट किया जाए? तो इसके लिए प्री, मेंस और इंटरव्यू, ये फेज उन्होंने भी यूज की, और इसमें तीन शर्तें दी, और तीन शर्तों को मानने वाला ही आपका फाइनली क्या होगा, पास होगा। उसी की मेरिट लिस्ट जारी होगी, और उसको क्या माना जाएगा, आवश्यक पोषक तत्व, आवश्यक पोषक तत्व माना जाएगा। और आवश्यक का मतलब होता है नेसेसरी, यानी कि उसके बिना कुछ भी संभव नहीं है। तो अब बात करते हैं ये कसौटी क्या थी। देखो यहां पे बात कर रहे हैं कसौटी, ये कसौटी क्या थी, कसौटी क्या थी? अब देखो पहली चीज बताई उन्होंने, पहली चीज को इस प्रकार से बताया कि आवश्यक पोषक तत्व उसी को कहा जाएगा, आवश्यक पोषक तत्व किसको माना जाएगा, उसी को कहा जाएगा जो कुछ विशेष बातों को माने। ठीक है, यानी कि आवश्यक किसको कहा जाएगा, देखो
किसी पोषक तत्व की कमी होने पर पौधा जीवन चक्र पूरा नहीं कर सकता। ठीक है, उन्होंने पहली शर्त रखी कि आवश्यक पोषक तत्व उसी को कहा जाएगा जब किसी पोषक तत्व की कमी हो जाने पर पौधा अपना जीवन चक्र पूरा नहीं कर पाए उसको किस श्रेणी में रखा जाएगा? आवश्यक पोषक तत्वों में रखा जाएगा। तो कसौटी की पहली शर्त क्या थी कि अगर कोई भी पोषक तत्व है, ये 90 जितने भी पोषक तत्व है, इनमें से किसी की भी एक की कमी हो जाती है तो अगर पौधा अपना जीवन चक्र पूरा कर ले तो वो आवश्यक नहीं है, और किसी की कमी होने की वजह से अगर वो जीवन चक्र पूरा नहीं कर पाए तो उसको क्या माना जाएगा? उसको आवश्यक माना जाएगा। तो पहली शर्त मानने वाले कुछ पोषक तत्व निकल के आए कि किसी पोषक तत्व की कमी होने पर पौधा अपना जीवन चक्र, देखिए यहां पे बात करते हैं, लाइफ साइकिल कंप्लीट नहीं कर सकता, जीवन चक्र पूरा नहीं कर पा सकता है, इसको पहली शर्त रखा गया। दूसरी उन्होंने रखा कि कोई भी पर्टिकुलर पोषक तत्व है अगर उसकी कमी हो जाती है, अगर किसी पोषक तत्व की कमी हो जाती है तो वो कमी के लक्षण उत्पन्न करेगा और उसकी कमी की पूर्ति उसी के द्वारा पूरी करी जा सकती है। ठीक है, तो यहां पे याद रखेंगे, किसी विशेष पोषक तत्व की कमी, किसी विशेष पोषक तत्व की कमी उसी पोषक तत्व द्वारा पूरी की जा सकती है। कोई दूसरा इस कार्य को नहीं कर सकता, कोई दूसरा इसकी पूर्ति नहीं कर सकता। ओके, देखो यहां पे बात कर रहे हैं कि कोई भी पोषक तत्व, ये 90 प्रकार के पोषक तत्व मैंने आपको बताए, इनमें से अगर किसी पर्टिकुलर की कमी हो गई तो उसको उसी के द्वारा पूरी की जा सकती है, कोई दूसरा उसकी जगह नहीं ले सकता। कहने का मतलब यहां पे बात कर रहे हैं कि कोई पोषक तत्व है, वो अगर नहीं है तो जीवन चक्र रुक गया कि तेरे बिना आप जीना नहीं। दूसरा बात कर रहे हैं कि यहां पे अगर किसी की कमी है तो वो जगह हमेशा खाली रहेगी कि तू नहीं तो तेरे जैसी भी नहीं, तू अगर आ रही है तो ठीक है, अदरवाइज जीवन चक्र यहां पे क्या हो रहा है? स्टॉप पड़ा है। ठीक है, तीसरी शर्त उन्होंने बताई कि जो भी आपका आवश्यक पोषक तत्व होगा तो वो पादप में होने वाली उपापचय क्रियाओं में सीधा भाग लेता। तो सीधा जो भाग ले रहा है वो क्या होगा? आवश्यक पोषक तत्व। ठीक है, तो आवश्यक पोषक तत्व क्या होगा? आवश्यक पोषक तत्व पौधे की उपापचयी क्रियाओं में सीधा भाग लेगा। देखो अब इस चीज को समझो आराम से, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। देखो पोषक तत्व की बात कर रहे हैं, सभी में क्या होगा? पोषक तत्व। तो ये 90 प्रकार के पोषक तत्व है, अगर इसमें से किसी की भी क्या हो गई? कमी हुई है, उससे क्या होगा? सीधा प्रभाव पड़ेगा पौधे के जीवन चक्र पर। पौधा अपना जीवन चक्र क्या कर देगा? रोक देगा, यानी कि पूरा नहीं कर सकता है।
पूरा तो नहीं कर सकता है, अगर पूरा कर रहा है तो उसको आवश्यक फिर नहीं माना जाएगा। इन 90 में से कोई भी अगर एक गायब हो गया तो इससे सीधा पौधा अगर आवश्यक है तो पौधा अपना जीवन चक्र पूरा नहीं कर सकता। दूसरी चीज बात कर रहे हैं, किसी विशेष पोषक तत्व की कमी हो जाने पर, किसी विशेष की क्या हो गई कमी, तो पूर्ति किसके द्वारा होगी, उसी पोषक तत्व द्वारा उसकी पूर्ति की जाएगी। वही चाहिए, कोई दूसरा इस कार्य को नहीं कर सकता। यहां पे लिख लीजिएगा, इसकी पूर्ति किसी दूसरे के द्वारा नहीं की जा सकती, उसकी पूर्ति उसी के द्वारा पूर्ति की जा सकती है, उसको आप किसी दूसरे के द्वारा उसकी पूर्ति नहीं कर सकते। ठीक है। और तीसरी बात कि आवश्यक पोषक तत्व उसी को माना जाएगा जो पौधे में होने वाली उपापचयी क्रियाओं में सीधा भाग लेगा, यानी कि वो उपापचयी क्रियाएं उसी के द्वारा हो सकती है, अगर वो नहीं है तो उपापचयी क्रियाएं रुक जाएगी। कौन कौन सी उपापचयी क्रियाएं हैं अभी आगे बात करेंगे, तब आप आराम से समझ लेंगे। जैसे बात करते हैं प्रोटीन का निर्माण, प्रोटीन का निर्माण नाइट्रोजन की उपस्थिति में ही होगा, अगर नाइट्रोजन नहीं है तो प्रोटीन सिंथेसिस नहीं होगा। इसी प्रकार से बात करते हैं क्लोरोफिल, हरित लवक का निर्माण, हरित लवक में अगर नाइट्रोजन और मैग्नीशियम नहीं है तो आपका हरित लवक नहीं बनेगा। याद रखना, मैग्नीशियम की जगह कोई दूसरा नहीं ले सकता, नाइट्रोजन की जगह कोई दूसरा नहीं ले सकता। एटीपी बनाने हैं तो एटीपी बनाने के लिए आपका फास्फोरस होना जरूरी है, अगर फास्फोरस नहीं है तो कोशिका में एटीपी नहीं बनेगी। तो याद रखिएगा, ये 3 शर्तें मानने वाले को ही क्या कहा गया, आवश्यक पोषक तत्व। इन शर्तों को मानने वाले को क्या कहा गया, आवश्यक पोषक तत्व, आवश्यक पोषक तत्व, पोषक तत्व। और ये आपके जो पोषक तत्व कितने थे, 90। कितने थे, 90। इनमें से आपके केवल और केवल 16 और उसके बाद में एक और खोजा गया निकेल। तो ये कितने हो गए टोटल, ये आपके 17 हो गए। और ये 17 क्या कहलाए गए, आवश्यक पोषक तत्व। यानी कि 90 जो पोषक तत्व थे, यहां पे कुल पोषक तत्व कितने थे, 90। इन 90 में से इस तीनों शर्तों को मानने वाले निकल के आए 16, उसके बाद में एक और खोजा गया और ये टोटल कितने हो गए, 17। तो आवश्यक पोषक तत्व कितने होंगे डियर स्टूडेंट्स, 17। याद रख लेंगे कि 17 को आप क्या कहेंगे, आवश्यक पोषक तत्व। ठीक है। चलिए अब बात करते हैं ये आवश्यक पोषक तत्व 17 कौन से होते हैं। देखो, आवश्यक पोषक तत्व, आवश्यक पोषक तत्व, पोषक तत्व। देखो, आवश्यक पोषक तत्व जो मैंने आपको कितने बताए हैं, 17। देखो, पहली चीज तो इनके नाम पता होना चाहिए, क्योंकि ये सारे के सारे जो 17 के 17 है, इनके नाम याद रख पाना बहुत जरूरी है। तो अगर इनकी बात करते हैं, ये होते हैं आपके CHO, NPK, Ca, MgS, फेरस, मैग्नीज, कॉपर, जिंक, मोलिब्डेनम, बोरोन, क्लोरीन और निकेल। ये सारे के सारे कितने हो गए, 17। आप काउंट कर सकते हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 और 17। ये सारे के सारे आपके क्या हो गए, आवश्यक पोषक तत्व। मैंने आपको बताया था कि पहले खोजे गए 16 और उसके बाद में उसमें एक ऐड और कर दिया गया, तो ये कितने हो गए, आवश्यक पोषक तत्व बराबर 17। ये किसके अनुसार है, आपके आर्नन और स्टाउट के अनुसार। उन्होंने जो कसौटी प्रस्तुत की उसके अनुसार कि ये पोषक तत्व पौधे में उपस्थित होते हैं, जिनके विशेष कार्य होते हैं, इनकी कमी के बिना वो कार्य नहीं हो सकता और ये उपापचयी क्रियाओं में अपना प्रभाव सीधा दिखाते हैं। उसके बाद में एक साइंटिस्ट और आए और उन साइंटिस्ट ने थोड़ा सा और बात बताई। उन्होंने बताया कि आवश्यक पोषक तत्वों के अलावा, आवश्यक पोषक तत्वों के अलावा कुछ ऐसे पोषक तत्व होते हैं जो इन आवश्यक पोषक तत्वों की सहायता करते हैं, जिससे उत्पादन बढ़ता है।
ठीक है, तो इससे क्या होता है, उपज बढ़ती है। हालांकि ये आवश्यक नहीं होते हैं, अगर ये नहीं हो तो भी काम तो होगा, ये नहीं होते हैं तब भी काम भी होगा, लेकिन अगर ये उपस्थित होते हैं तो पौधे की होने वाली उपज ज्यादा होती है। तो इनका नाम दिया गया क्रियात्मक पोषक तत्व। क्रियात्मक पोषक तत्व, पोषक तत्व, इनको बोला गया फंक्शनल। फंक्शनल न्यूट्रिएंट्स, यानी कि ये आपके आवश्यक नहीं होते हैं। यहां पे एक लाइन लिख लेंगे, आवश्यक नहीं होते हैं। यह है पोषक तत्व, यह है पोषक तत्व, पोषक तत्व आवश्यक नहीं होते हैं, आवश्यक नहीं होते हैं, लेकिन 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 पौधों में उपज बढ़ा देते हैं, पौधों में उपज बढ़ा देते हैं, बढ़ा देते हैं। तो इनको क्या कहा गया, क्रियात्मक पोषक तत्व। और ये खोज करने वाले जो वैज्ञानिक थे वो थे निकोलस। क्या थे, निकोलस, जिन्होंने 1961 में इन चीजों को खोजा। इनकी खोज कब की गई, निकोलस ने 1961 में इनकी खोज की। और ये पोषक तत्व आपके क्या थे कि ये आवश्यक नहीं है, याद रखना ये आवश्यक नहीं होते हैं, लेकिन ये क्या काम करते हैं डियर स्टूडेंट, ये पौधे में उपज को बढ़ा देते हैं। ठीक है, तो अगर इनकी बात करते हैं तो 17 तो ये थे ही, इनमें आपके जो क्रियात्मक पोषक तत्व है अगर इनकी बात करते हैं तो ये कौन कौन से आपके, सोडियम थे, ठीक है, इसी प्रकार से सिलिकॉन है, इसी प्रकार से आपका वैनेडियम है जिसको आप वी से डिनोट कर रहे हैं, और इसके साथ ही बात करते हैं कोबाल्ट। देखो ये 4 पोषक तत्व, इन 4 पोषक तत्वों को क्या कहा गया, याद रखोगे, क्रियात्मक पोषक तत्व। क्रियात्मक पोषक तत्व ये आपके सारे के सारे कितने हो गए, 17 + 4 बराबर कितने हो गए डियर स्टूडेंट, 17 + 4 कौन से हो गए, फंक्शनल, तो बराबर कितने हो गए, 21। इन पोषक तत्वों के बारे में आपको जानकारी होनी चाहिए। अब देखो इसमें आवश्यक नहीं है, याद रखना, क्रियात्मक कितने हैं, 4 है, आवश्यक कितने हैं, 17। तो इस प्रकार से कुल मिला के आपके 21 पोषक तत्वों के बारे में आपको जानकारी होनी चाहिए। ठीक है, अब देखो यहां बात करते हैं कि पोषक तत्व जो ग्रहण किए जाते हैं उनके लिए एक शर्त है, पोषक तत्वों के लिए शर्त। देखो पौधे द्वारा पोषक तत्व ग्रहण करने हेतु, पोषक तत्व ग्रहण करने हेतु शर्तें। देखो इसमें कुछ शर्तें हैं कि पौधे द्वारा जो पोषक तत्व है वो कब ग्रहण किए जाएंगे, पौधा पोषक तत्वों को कब ग्रहण करेगा। तो इसके लिए 3 शर्तें हैं। यहां पे क्या है कि ग्रहण करने के लिए कौन कौन सी शर्तों का होना आवश्यक है, कौन कौन सी अवस्था में पोषक तत्व ग्रहण किए जाएंगे। तो पहली चीज है कि अकार्बनिक होना चाहिए। कैसा होना चाहिए, अकार्बनिक, इसको बोलते हैं इनऑर्गेनिक। इनऑर्गेनिक, और ये आपका इनऑर्गेनिक बराबर क्या होता है, किस रूप में होगा डियर स्टूडेंट, इसको बोल सकते हैं खनिज रूप। खनिज रूप, ठीक है। तो पहली शर्त क्या हो गई कि पोषक तत्व तभी ग्रहण किए जाएंगे जब वो किस अवस्था में हो, अकार्बनिक अवस्था में हो। और अकार्बनिक यानी कि खनिज रूप या इनऑर्गेनिक आप उसको बोल सकते हैं। अगर कोई ऑर्गेनिक मैटर है तो उसका उसमें बदलना जरूरी है, अभी बताऊंगा मैं डिटेल से कैसे बदलना जरूरी है। देखो दूसरा बात कर रहे हैं, आयनिक रूप में होना चाहिए। कैसा होना चाहिए, आयनिक रूप में।
यानी कि उस पे क्या होना चाहिए, विद्युत आवेश होना चाहिए। क्या होना चाहिए, विद्युत आवेश। विद्युत आवेश होना चाहिए उसको ग्रहण किए जाने के लिए। और यहां पे क्या हो सकता है, ऋणायन हो सकता है, या फिर क्या हो सकता है, धनायन। उदासीन अवस्था में ग्रहण नहीं किया जाएगा। उदासीन अवस्था में पोषक तत्व को ग्रहण नहीं किया जा सकता है। और तीसरी और मोस्ट इंपॉर्टेंट है कि पौधे के लिए जो आवश्यक पोषक तत्व है उसका घुलनशील होना बहुत जरूरी है। घुलनशील, घुलनशील होना आवश्यक है, होना आवश्यक। ठीक है, अब देखो पहली चीज बात कर रहे हैं। आप बोलोगे कि सर आपने ये बोला कि ये अकार्बनिक रूप में होना चाहिए, ये तो आपका किसमें होता है, ये तो आप मान गए कि ये तो किसमें होता है, उर्वरक में। उर्वरक में कौन सा रूप होता है, खनिज रूप होता है। ठीक है, लेकिन आप बोलोगे कि खाद, खाद में तो कौन से रूप में होता है भाई, खाद आपने देखा होगा इसमें तो कौन सा होगा आपका, खनिज रूप में होगा। लेकिन खाद आपका किस रूप में होता है, कार्बनिक होता है। तो यहां पे आपका कार्बनिक, देखो यहां पे देखना, कार्बनिक की बात कर रहे हैं। कार्बनिक जो रूप है उसका अकार्बनिक रूप में बदलना, किसमें बदलेगा, अकार्बनिक, अकार्बनिक रूप में। और इसके लिए एक प्रोसेस होती है डियर स्टूडेंट्स, वो प्रोसेस होती है खनिजीकरण। खनिजीकरण, इसके फलस्वरूप आपके पोषक तत्व इस कार्बनिक रूप से किसमें बदलते हैं, अकार्बनिक रूप में बदलते हैं, और यही पोषक तत्व ग्रहण किए जाते हैं। ठीक है, दूसरा बात कर रहे हैं, दूसरी बात यह है कि यहां पे पौधे जो उदासीन होते हैं, खनिज रूप में होते हैं, उन पे विद्युत आवेश जब आता है तो उसमें बात करते हैं ऋणायन और धनायन जो होंगे, तब आपका क्या होगा, पोषक तत्व ग्रहण किए जाएंगे। इनको ग्रहण करने के लिए आपका कौन सा रूप में होना जरूरी है, इनके लिए धनायन या ऋणायन के रूप में बात करते हैं। फॉर एग्जाम्पल यहां पे बात करेंगे कि कौन सा ऋणायन होता है, कौन सा धनायन होता है, अभी आगे डिटेल में बात करने वाले हैं। और दोनों ही रूप किसी पोषक तत्व के भी पाए जा सकते हैं। ठीक है, इसके अलावा घुलनशील होना जरूरी है। अगर घुलनशील नहीं है, किसमें होना चाहिए घुलनशील, या तो जल में घुलनशील होना चाहिए, या फिर किसमें होगा का आपके जो अम्ल है, अम्ल या क्षार, इनमें घुलनशील होना चाहिए। अगर घुलनशील नहीं है तो उसको ग्रहण नहीं किया जा सकता है। ठीक है, तो इस आधार पे आप कह सकते हैं कि पौधे द्वारा जो पोषक तत्व ग्रहण किए जाते हैं उनके लिए निम्न शर्तों का होना जरूरी है, या निम्न शर्तों को मानने वाला ही पौधे द्वारा ग्रहण किया जाएगा। ठीक है, अब बात करते हैं कि ये 17 जो पोषक तत्व आपने पढ़े, इनका वर्गीकरण, पोषक तत्वों का वर्गीकरण। देखो पोषक तत्वों का वर्गीकरण, वर्गीकरण देखो इसमें बात करते हैं डियर स्टूडेंट, यहां आपके जो पोषक तत्व हैं, ये पोषक तत्व किस आधार पे वर्गीकृत किए जाते हैं, किस आधार पे वर्गीकृत किए जाते हैं। तो पहला अगर बात करते हैं, पहला बात करते हैं तो पहला वर्गीकरण है वो आपका किस आधार पे है, संरचना बनाने के आधार पर। तो इनको क्या कहा जाता है, संरचनात्मक पोषक तत्व। पोषक तत्व जो आपका संरचना बनाने के लिए जिम्मेदार होते हैं पौधे में, अगर पौधे में उनकी उपस्थिति नहीं है तो पौधा अपना जो शरीर है वो बना नहीं पाएगा, वो बना नहीं पाएगा। तो इस आधार पे अगर मैं बात करता हूं तो यहां पे संरचनात्मक होते हैं CH और देखो इसको संरचनात्मक क्यों कहा जाता है, संरचनात्मक इसलिए कहा जाता है क्योंकि पौधे का 90 से 95% भाग CHO का बना होता है,
बना होता है, इसलिए इन्हें संरचनात्मक पोषक तत्व कहा जाता है। अर्थात यह पौधे का कंकाल बनाते हैं। ठीक है, यानी कि पौधे का जो शरीर यानी कंकाल जो बना होता है, यहां बात कर रहे हैं कि लगभग 90 से 95%। देखो, पौधे का 90 से 95% भाग आपका CHO से बना होता है और ये पौधे को एक संरचना प्रदान कर रहे हैं, इसलिए इनको कहा जा रहा है संरचनात्मक पोषक तत्व। ठीक है, और ये आपका क्या बन रहे हैं? कंकाल का निर्माण कर रहे हैं। किसका निर्माण कर रहे हैं? कंकाल का निर्माण कर रहे हैं। तो आप यहां पे याद रखेंगे कि CH और O। अब देखो यहां एक चीज और, उर्वरक जो है आप देते हैं, तो इनके लिए अगर उर्वरक की बात करते हैं कि सबसे ज्यादा आवश्यकता पौधे को किसकी है? CHO की है, लेकिन फिर भी आप CHO के लिए उर्वरक प्रयोग में नहीं लेते हैं। यहां पे इस चीज को लिख लेंगे, CHO के लिए, CHO की पूर्ति के लिए उर्वरक प्रयोग नहीं होता। अब आप सोचेंगे क्यों नहीं होता है? भाई एक चीज एक तरफ बोल रहे हैं कि भाई 90 से 95% पौधे का भाग इसी का बना होता है, तो ज्यादा आवश्यकता तो इसी की हो गई, तो फिर आप उर्वरक प्रयोग में क्यों नहीं लेते? क्योंकि पोषक तत्वों की पूर्ति के लिए आप क्या प्रयोग में लेते हैं? उर्वरक। तो यहां पे उर्वरक क्यों नहीं लेते हैं? क्योंकि यहां पे इनकी पूर्ति वायुमंडल एवं जल द्वारा हो जाती है। तो ये चीज याद रखिएगा, यहां पे इसको इस प्रकार से मिक्स नहीं करना है, इसको ये डिवाइड कर देते हैं यहां से। देखो, उर्वरक प्रयोग में क्यों नहीं लेते? उर्वरक प्रयोग में इसलिए नहीं लेते हैं बिकॉज यहां बात हो रही है इस पोषक तत्व CHO की, तो इसकी पूर्ति आपके किसके द्वारा हो रही है? वायुमंडल में। वायुमंडल में जो गैसेस पाई जाती है, ऑक्सीजन, CO2, जल के द्वारा हो जाती है, इसलिए इसके लिए उर्वरक प्रयोग में नहीं लेते हैं। तो टोटल कितने थे आपके? 17। इसमें से आप कितने निकाल देंगे? 3। क्यों निकाल दिए? तो बच गए यहां पे टोटल 14। 3 की तो चैप्टर यहीं पे खत्म कर दिया कि ये मुख्य रूप से क्या बनाते हैं? पौधे का कंकाल बना रहे हैं। इनकी पूर्ति करने की आवश्यकता आपको नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि ये आपके वायुमंडल और जल द्वारा पौधे को उपलब्ध हो रहे हैं, तो इनको आप भूल जाएंगे। अब बचे हुए 14 है, उनकी बात कर लेते हैं। 3 की बात कर चुके हैं, आराम से आपको समझ में भी आ चुका है कि ये पोषक तत्व क्या होते हैं। चलो अब बात करते हैं भाई पोषक तत्वों का जो वर्गीकरण है, उसके आगे के पार्ट की जो 14 आपके वर्गीकरण में बच गए हैं, इसमें से अगर बात करते हैं तो पहला जो है मात्रा के आधार पर वर्गीकरण। मात्रा के आधार पे किस प्रकार से? कि पौधे पोषक तत्वों को जिस मात्रा में प्रयोग करते हैं, उस मात्रा के आधार पे पोषक तत्वों को आप किन पार्ट में बदल सकते हैं। तो अगर मैं बात करता हूं यहां पे मात्रा के आधार पे, तो 2 प्रकार के आपको वर्गीकरण मिलेंगे। पहला है वृहद पोषक तत्व, ठीक है। दूसरा आपका हो गया
सूक्ष्म पोषक तत्व, सूक्ष्म पोषक तत्व। देखो इसमें बात हो रही है कि एक को वृहद बोला और एक को सूक्ष्म बोला, और ये किस आधार पे है डियर स्टूडेंट? ये आधार है इसकी प्रयोग की जाने वाली मात्रा के आधार पर। तो ऐसे पोषक तत्व जिनकी पौधे को 1 ppm से ज्यादा मात्रा आवश्यक होती है, ऐसे पोषक तत्व, यहां पे मैं लिख देता हूं, ऐसे पोषक तत्व, ऐसे पोषक तत्व जिनकी पौधे को 1 ppm से अधिक मात्रा आवश्यक होती है, अधिक मात्रा आवश्यक होती है, आवश्यक होती है, उसको क्या बोला इन्होंने? वृहद बोला। कि कोई भी पोषक तत्व अगर पौधे को 1 ppm से ज्यादा मात्रा में चाहिए होता है, पौधे को 1 ppm से ज्यादा मात्रा में चाहिए, उसको क्या बोलेंगे? वृहद बोलेंगे। इसको इंग्लिश में बोलता है मैक्रो। क्या बोलेंगे इसको? मैक्रो बोलेंगे। और इसमें याद रखिएगा यहां पे 1 ppm से ज्यादा, 1 ppm से ज्यादा अगर पौधे को किसी चीज की आवश्यकता है तो उसको कहा जाएगा वृहद पोषक तत्व, यानी कि मैक्रो न्यूट्रिएंट। दूसरा यहां पे बात करते हैं ऐसे पोषक तत्व, ऐसे पोषक तत्व जिनकी मात्रा 1 ppm से कम आवश्यक हो, उसको क्या बोलेंगे आप? सूक्ष्म पोषक तत्व। देखो इसमें आपने एक चीज देख ली है कि ऐसे पोषक तत्व जो 1 ppm से ज्यादा मात्रा में आवश्यक होते हैं उनको तो बोला आपने मैक्रो, यानी कि वृहद। दूसरा बात कर रहे हैं सूक्ष्म, बोल रहे हैं कि ऐसे पोषक तत्व जिनकी 1 ppm से कम मात्रा आवश्यक हो। तो अगर इनकी बात करते हैं तो ये क्या हो गए आपके? माइक्रो। क्या हो गए? माइक्रो, यानी कि इसकी रिक्वायरमेंट होती है लेस देन 1 ppm, लेस देन 1 ppm आवश्यक होती है। तो ये वर्गीकरण किसके आधार पे है? मात्रा के आधार पे। ये वर्गीकरण किसके आधार पे हो गया डियर स्टूडेंट? मात्रा के आधार पे। अब इनके अगर प्रकारों की बात करते हैं, पहला लेते हैं मैक्रो। क्या लेंगे? मैक्रो, यानी कि वृहद, ठीक है। और दूसरा बात करते हैं माइक्रो, यानी कि आपके क्या हो जाएंगे? सूक्ष्म। क्या हो जाएंगे? सूक्ष्म। अब देखो इनके उदाहरण अगर देखते हैं तो यहां आपके 2 प्रकार के हो जाएंगे, इसमें भी आपके 2 प्रकार के हो जाएंगे, जिसमें पहली चीज बात कर रहे हैं प्राथमिक, और इसमें क्या हो जाएंगे? द्वितीयक, ठीक है। यानी कि प्राइमरी, क्या हो जाएंगे? प्राइमरी, और यहां पे क्या हो जाएंगे? सेकेंडरी, ठीक है। ये प्राइमरी और सेकेंडरी किस आधार पे हैं? जिनकी आवश्यकता होती है, आवश्यकता के आधार पे। जो पहले चाहिए होते हैं उनको प्राइमरी, और जो बाद में रिक्वायर होते हैं उनको सेकेंडरी। तो इसमें अगर बात करते हैं डियर स्टूडेंट, ये आपके कुल होते हैं 6 होते हैं। कुल कितने होते हैं संख्या में? 6। NPK और CAMG और S, ये 6 के 6 क्या होते हैं डियर स्टूडेंट? यहां पे मैक्रो, यानी कि आपके वृहद होते हैं। और इन वृहद की बात कर रहे हैं यहां पे, ये 6 संख्या में कितने हैं? 6 है। जिसमें भी आपने 2 वर्गीकरण किए हैं प्राथमिक, इसमें आ जाएंगे आपके NP और K, और यहां पे बात करते हैं CAMG और S। ये क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछा जाता है। अब देखो कैसे घुमा के पूछा जाता है। टोटल कितने हो गए? 6। 6 के 6 क्या है आपके? वृहद। वृहद किसको बोल रहे हैं? जिनकी 1 ppm से ज्यादा मात्रा आवश्यक हो। और यहां पे इसको बोल रहे हैं प्राइमरी, यानी कि जो पहले आवश्यकता होती है उनको प्राइमरी, और जिनको बाद में आवश्यकता होती है उनको सेकेंडरी। ये चैप्टर क्या हो गया आपका? यहां पे वृहद का क्लोज हो गया। इसी प्रकार से बात कर रहे हैं सूक्ष्म। इसकी बात कर रहे हैं सूक्ष्म, तो ये होते हैं आपके
संख्या में 8। 8 और 6 कितने हो जाएंगे? 14 और आपके CHO 3, तो 14 और 7 टोटल कितने हो जाएंगे? 14 और 7, 14 और 3 की बात कर रहे हैं, 3, तो ये आपके 17 के 17 हो जाएंगे। अब देखो इसमें कौन कौन से हैं? फेरस है, मैग्नीज है, कॉपर है, जिंक है, मोलिब्डेनम है, बोरोन है, क्लोरीन है और निकेल। तो ये सारे के सारे आपके 17 के 17 पोषक तत्व कंप्लीट होते हैं। इनका वर्गीकरण आपको यहां पे मैंने बता दिया है। इनका वर्गीकरण मैंने आपको बता दिया है कि ये सारे के सारे जो पोषक तत्व है डियर स्टूडेंट, ये आपके सूक्ष्म और वृहद पोषक तत्व आ गए हैं। ठीक है, इसके बाद में यहां तक ही आप स्टडी करेंगे। इसके बाद में जो अन्य वर्गीकरण है, इसके बाद में जो अन्य वर्गीकरण है, और इसके बाद में आप बात करेंगे कि पोषक तत्वों के कार्य, कमी के लक्षण और उनसे होने वाली जो विकार है उसके बारे में पार्ट नंबर 2 में बात करने वाले हैं। चलिए दोस्तों, मिलते हैं सेकंड पार्ट में। अभी तक के लिए यहीं विराम देते हैं। थैंक यू सो मच।